तो रेजिस्टेंस जो है हमने निकाला ml अपॉन ne² टाउ a। अब इस इक्वेशन में m है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो कि ऑलवेज फिक्स्ड, e है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑलवेज फिक्स्ड। और क्या बच गया इसके अलावा? ये बच के 1 2 3 4 चीजें बच गई। देखो लेंथ क्या है, लेंथ तो कंडक्टर की घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। अब हम सिर्फ उस बारे में बात करेंगे जो कल हमने जो बात की थी वो वी आई ग्राफ में रेजिस्टेंस के बारे में, उसमें ओम्स लॉ के बारे में बात की थी। अब हम जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करेंगे, कंफ्यूज मत होना। तो रेजिस्टेंस जो है ये दो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरी बात एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्लास्टिक में कुछ और हैं, वुड में कुछ और हैं, कॉपर में कुछ और हैं, आयरन में, सिल्वर में, सब में अलग अलग से हैं। जिसमें ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसमें उतना ही ज्यादा करंट फ्लो कर सकता है, जिसमें जितने कम फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसमें उतना ही कम करंट फ्लो कर सकता है। ये बात हमें अब अच्छे से समझ में आने लग गई। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पूरी दुनिया में हर मटेरियल में सेम नहीं है, सब में अलग अलग हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि अलग मटेरियल में अलग अलग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजिस्टेंस आगे इस पे किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, फिर बच गया टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, टाइम पीरियड बिटवीन टू कोलिजन। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा जल्दी जल्दी उनके बीच में कोलिजन होगा, टाउ उतना ही कम हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस फिर फोर्थ फैक्टर क्या है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस जो है हमारा 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेंथ जितने कम ज्यादा का भी बात करेंगे, सॉरी, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। इन 4 फैक्टर्स के ऊपर किसी भी बॉडी का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब चारों में किसके घटने से घटेगा किसके बढ़ने से बढ़ेगा उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर, यहां पे आपको देखने से पता चल रहा है कि अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितना लंबा कंडक्टर होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। तो हम यहां डायरेक्टली क्या कह सकते हैं? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सेकंड बात, अब देखते हैं एरिया पे कैसे डिपेंड करता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये आप देख के बता सकते हो कि जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना मोटा वायर होगा उसका उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, जितना पतला मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, उसका उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज्यादा एरिया उतना कम, जितना कम एरिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। थर्ड फैक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल। तो नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में डायरेक्टली या इनवर्सली हम नहीं लिख सकते। नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में हम यही लिख सकते हैं कि जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा और उसका उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। तो ये नेचर ऑफ मटेरियल पे ऐसे डिपेंड करता है। हम डायरेक्टली या इनवर्सली के बारे में आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा। फिर ये है रिलैक्सेशन टाइम। इसका क्या मतलब है? ऐसे आपसे नहीं पूछेगा वो डायरेक्ट कि ऐसा बताओ या ऐसा बताओ या इसका कोई सिग्निफिकेंस बताओ, ऐसे कभी नहीं पूछेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर के घटने से रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, या टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस घटेगा या बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको अगर डिटेल में मालूम है पूरी बात तो आप जवाब दे सकते हो कि ये अलग अलग स्पोर्ट्स में क्या बना रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं, इसके अंदर जो एटम्स हैं बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं थोड़े से दिखा रहा हूं।
तो एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से चलेगा ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे टकराएगा, ऐसे ये चलता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो उतना ही जल्दी जल्दी टकराएगा। जितना जल्दी जल्दी टकराएगा तो ये रिलैक्सेशन टाइम या मतलब दो कोलिजन के बीच का टाइम जो है कम हो जाएगा। तो जितना टाइम कम हो जाएगा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दोबारा सुनना, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाया तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स चलना शुरू हो गए। जल्दी जल्दी चलेंगे तो जल्दी जल्दी टकराएंगे। अगर जल्दी जल्दी टकराएंगे तो दो कोलिजन के बीच का टाइम गैप जो है वो कम हो जाएगा। और वो जो दो कोलिजन के बीच का टाइम गैप है उसी का हमने नाम दिया है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ। तो इसका मतलब टेम्परेचर के बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम टाउ जो है डिक्रीज हो जाता है। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर टाउ विल डिक्रीज, और टाउ के डिक्रीज हो जाने से फिर आपको पता है कि रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो फोर्थ फैक्टर जो है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीज। लिक्विड और गैस के केस में कुछ और होता है, लेकिन लिक्विड और गैस का जो केस है, जो वो मटेरियल्स हैं, उनका रेजिस्टेंस निकालना हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे फिलहाल। अगर एक यूनिट में, इसी यूनिट में कुछ थोड़ी बहुत कहीं पे बात होगी तो मैं वहीं पे बता दूंगा, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को पढ़ने के बारे में ही है, इसलिए हम उसका बात नहीं करेंगे। आपको बस क्या याद रखना है कि कंडक्टिंग मटेरियल्स या मेटल्स का अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो दीज आर दी फोर फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग बॉडी डिपेंड। अब एक बात, ये रेजिस्टेंस है क्या चीज? मैथमेटिकली तो इतना लंबा हम आ गए कि ये सब है, लेकिन ये रेजिस्टेंस चीज क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस? इसका कारण क्या है? कौन है जो रेजिस्टेंस जिसकी वजह से होता है? अब हम ये बात करते हैं। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस एक्चुअल में इसको हिंदी में बोलते हैं अवरोध, किसी चीज को चलने से रोकना, अपोज करना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का जो अपोज करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन जो पैदा होती है, इस ऑब्स्ट्रक्शन का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किसको बोलेंगे? दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन, बाधाएं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इन दी पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। मतलब जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है, जो कि 99% इलेक्ट्रॉन ही चलते हैं, और मेटल में हम मेटल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स ही चलते हैं। तो इसको चलने में जो ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं, उन ऑब्स्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होगा, किसी में ऑब्स्ट्रक्शन कम आएंगी। कहने का मतलब ये सब किस पे डिपेंड करता है? ये अरेंजमेंट, किसी में एटम्स जो है ऐसे हैं, ऐसे बड़े अच्छे से अरेंज है, ये इलेक्ट्रॉन आया सीधा निकल गया, कोई एक भी नहीं टकराया। दूसरा आया, ये ऐसे आया, दो तीन कोई नहीं टकराया, एक टकराया। लेकिन किसी बॉडी में ऐसा हो सकता है कि एटम्स जो हैं अच्छे से अरेंज नहीं है, ऐसे अरेंज है। तो ये इलेक्ट्रॉन आया तो ये तो टकराएगा, कई सारों से टकराएगा, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इन द पार्टिकल या इन द बॉडी। अलग अलग मटेरियल में ये जो अरेंजमेंट है वो पूरा का पूरा उस पर डिपेंड करता है। काज क्या है? काज मैं बता ही चुका हूं कि रेजिस्टेंस का कारण क्या है। रेजिस्टेंस का कारण जो है वो है कोलिजन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, ज्यादा अच्छा ये रहेगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। और जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, विथ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो रेजिस्टेंस का जो ये कारण ये बन गया
कि ये जो फ्री चार्ज पार्टिकल्स हैं जो चलने वाले हैं वो कोलाइड करते हैं, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो ये बीच में हैं, तो इनके साथ जो कोलिजन होता है वो कोलिजन जो है इसका कारण है। जिसमें ज्यादा कोलिजन होगा उसमें उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो अब हम रेजिस्टेंस के बारे में सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। पहले हमने स्टडी किया रेजिस्टेंस आया कहाँ से, ओम्स लॉ ने बताया, उसमें फिर हमने मैथमेटिकली डिराइव करके देखा, फिर हमें 4 फैक्टर्स मिले कि जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो 4 फैक्टर में फिर हमने स्टडी किया कि किसके घटने से ये घटता है, किसके बढ़ने से ये बढ़ता है, या किसके बढ़ने से ये घटता है और घटने से दूसरा बढ़ता है। तो वो सारे प्रोपोर्शनलिटी या इन प्रोपोर्शनल वो सारी चीजें हमने मैथमेटिकली देखी। फिर हमें क्या पता चल गया कि ये जो रेजिस्टेंस है एक्चुअल में ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स के चलने में जो बाधा उत्पन्न होती है, जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसका हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस का कारण कौन है, इस रेजिस्टेंस का कारण है कोलिजन। जिसमें जितना ज्यादा कोलिजन होगा अमंग द एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, उसका उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब इस रेजिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो उसकी यूनिट क्या बनेगी। ये सारा खेल ओम्स ने ही बनाया, ओम्स ने ही लॉ बनाया, इसलिए रेजिस्टेंस की जो यूनिट है उन्हीं के ओनर्स में हमने क्या बना दी, ओम्स। तो यूनिट ऑफ ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम्स। तो ओम्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर 1 ओम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना पड़ जाए तो कैसे करेंगे। हमें पता है V इज टू आई आर, और यहां से R इज टू V अपॉन आई। तो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज 1 ओम। ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से या OHM, ओम, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप। ये ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन ये आता है डिफाइन रेजिस्टेंस। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, याद रखना। डिफाइन रेजिस्टेंस, बच्चे 1 ओम को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। रेजिस्टेंस पूछे तो आप जो पहले भी बात की है वो डिफाइन करना है। दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन इन दी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हाँ, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, जो कि हम डिस्कस करने वाले थे, कंफ्यूज वो ऐसे करेगा। देखो, डिफाइन रेजिस्टेंस और डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस दोनों में डिफरेंस है। रेजिस्टेंस मतलब उसकी एक फिजिक्स में जो फिजिकल लैंग्वेज है वो बतानी है टेक्निकल वर्ड्स में, और 1 ओम का मतलब है वो मैथमेटिकली निकाल के उसको टेक्निकली कैसे आप लैंग्वेज में बना सकते हो वो बनाना है 1 ओम। अब यहाँ पे अगर हम 1 ओम रेजिस्टेंस चाहते हैं तो क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 1, दिस शुड बी 1। तो इन दोनों की भी ऐसा यूनिट रख देते हैं। तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 ओम व्हेन वोल्टेज इज 1 वोल्ट एंड करंट इज 1 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस 1 ओम कम होगा, इसमें भी ध्यान देने की बात है। पहले मैं सही बोलता हूं, जो सही लिखना आपको। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी नोन एज 1 ओम इफ by applying the potential of 1 volt across the conductor, फिर कोमा लगा के लिखना है, current start flowing in the conductor is equal to 1 ampere, then resistance of that conductor will be known as 1 ohm। मैं लिख के दिखा देता हूं। resistance of a conductor will be known as 1 ohm if by applying a potential या potential difference
of 1 volt current start in the conductor is equal to 1 ampere, then resistance of that conductor is known as 1 ohm. तो आपको क्या करना है, एक ऐसे ये कंडक्टर लिया, इसके दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और बार बार हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एमीटर लगा के करंट को मेजर करेंगे। तो उस वोल्टेज को आप ये 1 वोल्ट अप्लाई करो और इसके अंदर करंट भी 1 एम्पियर ही होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज्यादा। इसको इतना लंबा बनाना, छोटा बनाना है, या मोटा या पतला, मतलब लेंथ या एरिया को आप वेरी कर सकते हो, लेकिन 1 वोल्ट अप्लाई करने से 1 एम्पियर करंट ही इसके अंदर फ्लो होगा, तब हम इसका रेजिस्टेंस को क्या मानेंगे, 1 ओम मानेंगे। अब इसमें बच्चे लिखने में क्या गलती करते हैं, इतना तो सीख लेते हैं बच्चे, लेकिन लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी नोन एज 1 ओम if current flow in the conductor is 1 ampere and then potential developed in the conductor is 1 volt। तो बिल्कुल गलत, जिन्होंने ऐसे मैथमेटिकली रट्टा मारा है वो तो इसको ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। आपने अच्छे से लिखना है कि अगर इसको अप्लाई करोगे तो ये जनरेट होगा, ये चलाएंगे तो ये जनरेट नहीं होगा। तो ये 1 वोल्ट अगर आप अप्लाई करोगे तो 1 एम्पियर जनरेट होता है, अगर चलता है उसके अंदर 1 एम्पियर करंट, तो फिर हम उसके रेजिस्टेंस को बोलेंगे 1 ओम। तो ये लैंग्वेज में आप टेक्निकली वर्ड्स पे अच्छे से ध्यान रखना कि कौन इसका कारण है और कौन उसका रिजल्ट है। इसमें ओम्स लॉ में पूरा इसी में आपको घुमा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है, अदरवाइज 1 ओम की डेफिनेशन पूछने का कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में सारी बातें खत्म हो जाती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो किस पे डिपेंड करता है, और 1 ओम इसकी यूनिट क्या है, उस यूनिट को कैसे डिफाइन करने हैं। अब ये रेजिस्टेंस जो हमने सीख लिया, इसमें से भी कुछ और नई चीज निकल के आती है, हम अब उसके बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस का जो फार्मूला हमने सीखा है ml/ne² टाउ ए। अब अगर एक ऐसा कंडक्टर है कि उसकी लेंथ जो है 1 मीटर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी जो है वो 1 स्क्वायर मीटर है, जैसे एक क्यूब होता है उसकी लेंथ भी उतनी ही होती है, मान लिया दिस इज 1 मीटर, इसकी सारी साइड्स क्या है 1 मीटर की है, दिस इज आल्सो 1 मीटर, दिस लेंथ इज आल्सो 1 मीटर, और ये विड्थ और हाइट ये भी दोनों जो है 1 मीटर है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या बन गया 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी इसकी क्या बन गई 1 मीटर। अब अगर ऐसा है कि लेंथ भी 1 मीटर है और एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस सिचुएशन में ये जो रेजिस्टेंस बनेगा इसको कैसे लिखेंगे, m/ne² टाउ। और ये किसका रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है एक ऐसे कंडक्टर का जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है और जिसका एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। तो उस कंडक्टर का ये जो भी कंडक्टिंग मटेरियल ले लिया, इस कंडक्टिंग मटेरियल में ऐसा है कि n जो फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तो चेंज होने वाले नहीं है, वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, एक बार जो मटेरियल हमने इसमें ले लिया वो तो चेंज होगा नहीं, और यूज करने के बाद इस पे कोई मैकेनिकल स्ट्रेन भी नहीं लगाने वाले हैं। दूसरा, ये टाउ रिलैक्सेशन टाइम मतलब टेम्परेचर भी अगर हम फिक्स्ड मान लें, तो एक बार अगर हम यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया का इसको एक ऐसी बॉडी बना लें तो उसके रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये जो R है अब ये बन जाएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो दिस इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसका एक और नाम है रेसिस्टिविटी।
तो यहां से रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की क्या डेफिनेशन बनती है? ये डेफिनेशन बनती है कि दिस इज इक्वल टू दी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये है तो रेजिस्टेंस ही ना, लेकिन एक ऐसे कंडक्टर का है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? रेसिस्टिविटी, दिस इज इक्वल टू दी रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस के ही बराबर है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट का साइज फिक्स्ड है बस। दिस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ, कौन सा कंडक्टर? यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। उसकी लेंथ भी यूनिट, मतलब यूनिट का मतलब क्या है? एसआई सिस्टम में 1 मीटर लेंथ होनी चाहिए और 1 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए, जिसको हम क्यूब भी बोलते हैं। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि एक क्यूब का रेजिस्टेंस, क्यूब जो स्टैंडर्ड है, एक यूनिट क्यूब जिसकी लेंथ भी 1 मीटर, विड्थ भी, हाइट भी, तो एक यूनिट क्यूब का जो रेजिस्टेंस है उसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस या ये रेसिस्टिविटी जो है ये किस पे डिपेंड करता है? क्या ये लेंथ के घटने या बढ़ने से रेसिस्टिविटी चेंज होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने मान लिया ना, अगर लेंथ 1 मीटर फिक्स है, अगर ये कम ज्यादा हो गई तो फिर हम उसको रेसिस्टिविटी नहीं बोलेंगे। ये तो फिक्स है ना, इसका मतलब रेसिस्टिविटी जो है इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन लेंथ। दूसरी बात, क्या ये एरिया पे डिपेंड करती है? अगर एरिया 1 की बजाय कुछ और ले लिया तो इसकी डेफिनेशन ही चेंज हो जाएगी, मतलब ये गलत हो जाएगी, तो वो रेसिस्टिविटी रहेगी ही नहीं। तो पक्की बात क्या है कि लेंथ और एरिया तो 1 ही रहने चाहिए। तो इसका मतलब इनके ऊपर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, दीज आर फिक्स्ड स्टैंडर्ड। तो ये जो रेसिस्टिविटी है वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। तो फिर ये डिपेंड किस पे करती है? दो चीज बच गई अब भी इसमें, एक तो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल पे, दूसरा रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो रेसिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल एंड सेकंड थिंग इज टेम्परेचर। नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में मैंने पहले बता दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें ज्यादा होंगे उसकी रेसिस्टिविटी कम होगी, जिसमें कम होंगे उसकी ज्यादा होगी। रिलैक्सेशन टाइम का भी हम अच्छे से हर बार सीख चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, इसके घटने से रेसिस्टिविटी फिर बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी जो है बढ़ जाती है। तो ऐसे आपको कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसे ऑप्शन में वो घुमा सकता है, रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, एरिया पे, लेंथ पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? वो सिर्फ दो चीज पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर से। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट का ही रेजिस्टेंस है, वो है तो रेजिस्टेंस ही, लेकिन एक ऐसे ऑब्जेक्ट का है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर है। तो ये रेसिस्टिविटी के बारे में बात हो गई। अब ये रेसिस्टिविटी जो है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब रेसिस्टेंस था ही तो इसकी जरूरत क्या थी? ये क्या चीज को शो करता है? तो रेसिस्टिविटी क्या है भाई? जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, अगर रेसिस्टिविटी हम जानते ही नहीं, ये कॉपर है, ये एक सिल्वर है, ऐसे कोई छोटा कोई बड़ा, मैं 4-5 ऑब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ। एक ये ऑब्जेक्ट है और आपसे सबसे पूछते हैं कोई कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो आप इसका निकालोगे, इसकी तो बहुत ज्यादा लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, इसकी छोटी सी लेंथ है, इसका रेजिस्टेंस कम आएगा। इवन दो ये दोनों अलग अलग मटेरियल के बने हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस सिर्फ इसलिए ज्यादा आ जाए कि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस सिर्फ इसलिए कम आ जाए कि इसकी लेंथ कम है। तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि भाई हम मान लिया यहाँ इंडिया में बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड में दुनिया जान के मटेरियल है और हमें सबकी रेजिस्टेंस के बारे में पता करना किसका कम किसका ज्यादा। तो कोई लंबा लेके कैलकुलेट करता, कोई छोटा, तो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि सब दुनिया में क्या करो, एक 1 मीटर लंबी और 1 क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, कॉपर का, सिल्वर का, आयरन का, सबका ऐसे एक क्यूब बना के
सबने बना के रख लिया और उसका जो भी रेजिस्टेंस आया उसका नाम दे दिया गया रेसिस्टिविटी। और फिर हमने डिसाइड कर दिया कि ये दिस इज कास्ट आयरन, इसका रेजिस्टेंस जो है ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है। दिस इज कॉपर, कॉपर का बहुत ही कम रेजिस्टेंस है, सो दिस इज ए गुड कंडक्टर। तो सबके जितने दुनिया जहान में मटेरियल हैं सबकी एक एक यूनिट क्यूब बनाई और उनका रेजिस्टेंस निकाल लिया जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। और जिसकी कम आई उसको मान लिया उतना ही अच्छा कंडक्टर, जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा आई वो उतना ही पुअर कंडक्टर, मतलब इंसुलेटर। तो इस तरीके से हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बताने के लिए रेसिस्टिविटी का यूज करते हैं। आपने एक बार 1 मीटर क्यूब का निकाल लिया, फिर वो पूरे बड़े का भी आप निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन यहां से ये आता है कि रेसिस्टिविटी जो है वो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है या वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ऑब्जेक्ट का मतलब भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा इससे बड़ा ऑब्जेक्ट है, मतलब रेसिस्टिविटी ऑब्जेक्ट पे तो डिपेंड नहीं करती ना, वो तो एक मटेरियल पे डिपेंड करती है कि कॉपर की रेसिस्टिविटी इतनी है, सिल्वर की रेसिस्टिविटी इतनी है, वुड की रेसिस्टिविटी इतनी है। वो सिर्फ मटेरियल का नाम बता दो और उसकी रेसिस्टिविटी जो है फिक्स है। लेकिन ऐसे कभी नहीं बोलना है कि कॉपर का रेजिस्टेंस इतना है, नहीं। वो कॉपर से तो भाई क्या पता कितना लंबा या कितना चौड़ा मटेरियल बना या बॉडी बनी हुई होगी। तो वो तो रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे और एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो आपको क्या याद रखना है, रेजिस्टेंस जो है दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। अलग अलग बॉडी मतलब कोई छोटी बॉडी है, कोई बड़ी है, कोई बहुत बड़ी है, सबका अलग अलग होगा। रेसिस्टिविटी जो है दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। एक मटेरियल की एक ही रेसिस्टिविटी होगी, कॉपर की एक ही होगी, सिल्वर की एक ही होगी, एल्यूमिनियम की एक ही होगी, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। एक कॉपर का एक छोटा सा मटेरियल बना दिया, एक बहुत बड़ा बना दिया, लंबा बना दिया। जो छोटा बनाया उसका रेजिस्टेंस कम, जो बड़ा बनाया उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। लेकिन रेसिस्टिविटी जो है एक मटेरियल की फिक्स होती है। तो ये दो टेक्निकल वर्ड्स आप याद रखना, बॉडी और मटेरियल। मटेरियल के साथ रेसिस्टिविटी, बॉडी के साथ रेजिस्टेंस, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज मत करना। अब लास्ट एक चीज हमें रह गई है इसमें कि यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या है। उसके बाद हम आज का काम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब देखो रेजिस्टेंस क्या है, यहां से इसमें ये तो रेसिस्टिविटी है और ये L है और ये A है। इसी चीज को किताबों में ऐसे दिया मिलेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और प्रोपोर्शनलिटी निशान को हटा दिया, L/A रो L/A। वो यहां से शुरू करते हैं, लेकिन ये गलत है। इसमें टेम्परेचर के बारे में तो बात ही नहीं है, नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में बात ही नहीं है। ऐसे नहीं करना है, जो हम चलते आ रहे हैं जिस बेसिक से वैसे ही उठाना है आपको, और ये अपने आप आ जाएगा। जब हमें पता चल गया कि M/N² टाउ जो है रो है, बाकी L/A बच गया, लेंथ अपॉन एरिया। अब रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट है वो है 1 ओम, रेसिस्टिविटी रो, L मान लिया 1 मीटर, एरिया मान लिया 1 मीटर स्क्वायर। तो इसमें ऊपर में मीटर है, मीटर से मीटर स्क्वायर में 1 मीटर बचेगा। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम्स और मीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट बन गई ओम्स मीटर। बस इसकी डिफाइंड डेफिनेशन नहीं आती है जनरली, 1 ओम की आ सकती है, और जैसे 1 वोल्ट की, 1 कूलम की, 1 एम्पियर की, इसकी जनरली नहीं आती है। फिर भी अगर आपसे पूछ ले तो रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल बी नोन एज 1 ओम मीटर इफ बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अक्रॉस ए यूनिट क्यूब। ये बात जरूर डालना उसमें, क्योंकि वो फिर अगर यूनिट क्यूब वर्ड आप लिखोगे ही नहीं तो फिर वो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। तो अक्रॉस ए यूनिट क्यूब, फिर कोमा लगा के लिखो, इफ करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन इट इज 1 एम्पियर देन रेसिस्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल विल बी नोन एज 1 ओम मीटर। बता दिया मैंने, लेकिन 99% ये नहीं आता है। ये बस ऐसे आपको 1 ओम मीटर, इसको कैसे लिखना है ये आना चाहिए। तो आज रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में कंप्लीट हो गया। तो टुडे वी स्टॉप इट हियर, थैंक यू।